सच को आप बेलाग लपेट बोल सकते हैं, लेकिन झूठ को इसी तरह बयान नहीं कर सकते। जब आपको खबरों के नाम पर सूत्रों के आधार पर आने वाली अटकलों की भूल भुलैया में ले जाया जाए तो आप समझ लें कि पते की बात दूर तक नहीं मिलने वाली है। ये बातें मुझे बेहद चुभती हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही बताने में क्या हर्ज है। जब जो चीजें होनी है वो हो जाएंगी, उसको लेकर कपोल कल्पना के आधार पर कोई बात कहने का क्या तुक है। इसलिए मैंने तय किया है कि बात तो चुभेगी, मैं हर बड़ी खबर के तहत तक की पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाकर ही मैं दम लूंगा। दिल्ली में आरएसएस की बैठक, लखनऊ में अटकलों की खेती। संघ की मीटिंग को सियासत से जोड़ने का सच क्या है? हवाई सूत्रधारों ने नई कलाबाजी से क्यों चौंकाया? पहले फेर बदल वाली थ्योरी, फिर विस्तार वाला हवाई खेल। दिल्ली में संघ की बैठक का असली मुद्दा क्या है? राजनीति का राज कमल। बात तो चुभेगी। तो बात तो चुभेगी में आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी लगातार मौजूद रहेंगे। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। इससे पहले हम प्रदीप जी से बात करें, मैं आपको बता दूं, राजनीति में उठापटक चलती रहती है, हर दल की रणनीति होती है कि बात तो आखिर तक पर्दे में रखा जाए। गोपनीयता की ये कोशिश कई बार नाकाम हो जाती है और तब बड़ी खबरें समय से पहले भी बाहर आ जाती हैं, लेकिन ऐसी खबरों के पीछे मजबूत तथ्य होते हैं, ऐसी दलीलें होती हैं जो भरोसेमंद हो। यह सच है कि ऐसी खबरें सूत्र के जरिए ही आती हैं, लेकिन इसमें दम होता है। लेकिन इन दिनों यूपी की भाजपा की सियासी हलचल को लेकर जो बातें दावे के साथ बताई जा रही हैं, उनमें ज्यादा हवाई है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आरएसएस की बड़ी बैठक हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और 5 सह सर कार्यवाह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के 5 और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हैं। दिल्ली के उदासी अखाड़ा आश्रम में आरएसएस की ये अहम बैठक चल रही है। संघ की इस बैठक का यूपी की सियासत से कोई नाता नहीं, लेकिन इसे सीधे सीधे राजनीति से जोड़ने वाली चर्चा तेज है। अब सवाल है कि सच क्या है। इसके लिए आपको इन तथ्यों को समझना होगा। दिल्ली में हो रही संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की ये बैठक अनौपचारिक है। हर 2 महीने में एक बार ऐसी बैठक होती रहती है, जिसमें संघ के प्रमुख अधिकारी अपने आनुषंगिक के कामकाज और सेवा के काम की समीक्षा करते हैं। कोरोना के दौर में संघ का काम भी प्रभावित हुआ है। सामाजिक दूरी के नियम के चलते शाखाओं में भी सीमित संख्या में ही स्वयंसेवक आए। इस वजह से संगठन के लिहाज से चुनौतियां बढ़ गई। आरएसएस की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की आमने सामने की बैठक भी प्रभावित हुई। ऑनलाइन शाखाएं तो बढ़ी, लेकिन समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का पहले से तय लक्ष्य पर असर हुआ। संघ की दिल्ली में चल रही 3 दिन की बैठक में इसी की समीक्षा की जा रही है। आने वाले दिनों के कामकाज की रीति नीति पर मंथन हो रहा है। कोरोना के महासंकट के बीच संघ की भूमिका और प्रभावी कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। संघ अपने विस्तार के काम में जुटा है, तो वहीं इस मीटिंग पर कयास लगाने वालों ने सिर पर आसमान उठा रखा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी अटकलें तेज हैं। इसकी एक वजह भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष का 31 मई से 2 जून तक का लखनऊ का दौरा हो सकता है,
जिसमें उन्होंने यूपी में भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर मैराथन मीटिंग की थी। 52 घंटे के इस दौरे के बाद दिल्ली लौटे बीएल संतोष ने यहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कयासबाजी के सूत्रधारों ने बस इसी घटनाक्रम का हवाला देकर दिल्ली में हो रही संघ की बैठक को सीधे सीधे यूपी भाजपा की मिशन 2022 की तैयारियों से जोड़ दिया। अब सवाल है कि क्या सिर्फ अनुमान को ही खबर का आधार बताया जा सकता है या ऐसे दावे से पहले ठोस तथ्य भी बताने चाहिए, क्योंकि बात उस प्रदेश की सियासत की है जिसमें 23 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और जिनके लिए 2022 का चुनाव किसी महापर्व से कम नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं बात तो चुभेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें और पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम देखें, और अगले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सियासत की पतंगबाजी करने वालों के लिए है, क्योंकि बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुके हैं और संयोग देखिए, संघ की अनौपचारिक बैठक है जो 3 दिन तक चलेगी। सरसंघचालक से लेकर सर कार्यवाह से लेकर तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, वो बैठक हो रही है। इसके अलावा कल और परसों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बैठक बुलाई है, महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की। तो कुल मिलाकर अगले 2-3 दिन खूब पतंगबाजी करेंगे पतंगबाज जो सियासत की खबरों पर अटकल लगाते हैं। क्या कहना प्रदीप जी? देखिए रोहित जी, जो लोग राजनीति को कवर करते हैं, मैं मीडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक लोगों को अभी छोड़ दें, तो अनुमान लगाना बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आप घटनाएं देखते हैं, उसको पीछे अतीत में जो हुआ अनुभव है आपका, उससे जोड़ते हैं और एक अनुमान लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अनुमान हमेशा कुछ तथ्यों पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने मन में एक इच्छा आपके मन में पैदा हुई और उसको आप तथ्य के रूप में पेश करने लगे, खबर के रूप में पेश करने लगे। इस समय आजकल यही हो रहा है। जो लोग योगी आदित्यनाथ को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, जिनका मानना था कि इनसे बुरा कोई आदमी नहीं है, उनको अचानक उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता और उसके गुण नजर आने लगे जी। तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि इनको प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के बरक्स खड़ा किया जाए, वहां मतभेद पैदा किया जाए। उससे नाकाम हुए तो फिर अब ये कोशिश हुई कि चूंकि कोरोना का काल था, दूसरी लहर जो है बड़ी घातक आई, तो लगा कि अब मौका है हटाने का। आपने भी एक विज्ञापन देखा होगा, एक सीमेंट कंपनी का विज्ञापन आता है, बारूद लगाकर दीवार गिराने की कोशिश होती है और नहीं गिरती है तो वो कहता है कि भाई ये टूटती क्यों नहीं। तो इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये हटता क्यों नहीं, इतनी हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी मनगढ़ंत खबरें हो सकती थी सब बता दी, तब भी कोई हटा नहीं रहा है। ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी है। 2001 में जब गुजरात में उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था तो बड़े कद्दावर नेता थे वहां गुजरात में, कोई नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, सबने उनके खिलाफ काम किया। तो उनको अनुभव है कि किस जिनकी महत्वाकांक्षा होती है उस पद पर पहुंचने की, वो क्या क्या करते हैं, इसका उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो किसी से सुन के, किसी रणनीतिकार से उनको नहीं पता करना है, तो उनको मालूम है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, इन सब के बीच कम्युनिकेशन का चैनल पूरी तरह से खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो जहां संवाद बना रहता है वहां गलतफहमी पैदा करने वाले हमेशा नाकाम होते हैं। और आप देखते रहिए, ये कोशिश जो है अभी 5-6 महीने और चलेगी और इस तरह की खबरें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने इस पहले सवाल के जवाब में आपने बहुत सारी बातें साफ कर दी कि ऐसे लोग जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, जो खुद को देखते हैं बड़ी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या कोई और कुर्सी हो, वो लोग ज्यादा ऐसी अटकलों को हवा देते हैं। लेकिन हम तथ्यों के आधार पर बात करें
देखिए, हम बैठक की बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बैठक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो मैं आपको बता दूं कि संघ की दिल्ली में जो बैठक हो रही है, उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, उस पर नजर डालिए। देखिए, सरसंघचालक मोहन भागवत उस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। CR मुकुंद सह सर कार्यवाह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा रामदत्त चक्रधर सह सर कार्यवाह इस बैठक में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जो कि सह सर कार्यवाह है, वो भी मौजूद है इस बैठक में, और डॉक्टर मनमोहन वैद्य सह सर कार्यवाह। इसके अलावा अरुण कुमार सह सर कार्यवाह, भैयाजी जोशी पूर्व सर कार्यवाह, सुरेश सोनी पूर्व सह सर कार्यवाह, वी भगैया पूर्व सह सर कार्यवाह। ये 10 लोग इस बैठक में शामिल हैं। 3 दिन तक ये लोग इस बैठक में बैठेंगे। और इस बैठक में देखिए, अब जो लोग लखनऊ में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि BL संतोष रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं, JP नड्डा कल बैठक करने वाले हैं, संघ की 3 दिन बैठक जारी है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि संघ की बैठक में क्या हो रहा है। 10 बड़े मुद्दों पर चर्चा संघ की बैठक में अमूमन हो रही है कि कोरोना संकट में अनाथ बच्चों को सहारा देना, संघ ये इस पर जोर दे रहा है। 5000 बच्चों की परवरिश और पढ़ाई की संघ ने जिम्मेदारी ली है, तो उस व्यवस्था को कैसे किया जाए उसकी योजना बन रही है। कोरोना संकट के असर से समाज को उबारने के उपायों पर चर्चा हो रही है। स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण की योजना में सहयोग पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसक घटनाओं पर चर्चा हो रही है। पूर्वोत्तर में सीमांत इलाकों में नई चुनौतियों पर बातचीत हो रही है। और ग्रामीण और शहरी इलाकों में शाखाओं को बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। तीसरी लहर के खतरे से निपटने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। और संगठन में युवाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया है, इस पर चर्चा हो रही है। ना कि इस पर चर्चा हो रही है कि कहां मंत्रिमंडल विस्तार होना और किसको मुख्यमंत्री बनाना है। किसान आंदोलन पर चर्चा, समाधान निकालने के उपायों पर बात हो रही है। ये जो 10 मुद्दे, आप सोचिए अगर किसी संगठन के 10 बड़े मुद्दे, बैठक में 3 दिनों तक जिन मुद्दों पर बात होनी है, उस संगठन का पता इन मुद्दों से ही चल जाता है। जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि साहब मंत्रिमंडल, साहब मुख्यमंत्री, नेतृत्व, संगठन में परिवर्तन, किस तरह से इस बैठक का कहीं कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है और ना ही संघ की बैठकों का ऐसा एजेंडा होता है। प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, 3 दिन बैठक चल रही है और हमने बताया कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर विमर्श हो रहा है। और अनौपचारिक बैठक होती है, हर 2 महीने बाद ये टीम मिलती है, प्रवास पर चर्चा होती है। लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो कयास थे, वो लोग कयास लगा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दर्शकों के लिए बताया कि इस बैठक में ये विषय है, लखनऊ का कोई विषय नहीं है। सरकार, मंत्रिमंडल, नेतृत्व, ये कहीं दूर दूर तक नहीं है। जी प्रदीप जी। देखिए, लखनऊ में क्या होना है, नहीं होना है, लखनऊ का जो विषय है ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। जी। संघ के वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत और उससे पहले भी जो सरसंघचालक थे, वो बार बार कह चुके हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि संघ का मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण का है। राजनीतिक दल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वो राजनीतिक दल के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी कहाँ चुनाव जीत गई, कहाँ हार गई। अगर इससे वो चिंतित होकर दुबले हो रहे होते तो 1951 में जब जनसंघ बनी तब से आज तक बीजेपी चुनाव हारी ज्यादा है, जीती कम है। तब तो संघ को समाप्त हो जाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। लेकिन ये जिन लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आती या समझकर समझना नहीं चाहते, उनके लिए ये मुद्दा, ये सब मुद्दे जो आपने 10 मुद्दे गिनवाए, उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए महत्व है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं। आप बताइए कि किसी राज्य में किसी समय और केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार पर कब संघ की बैठक हुई? जी। कोई एक उदाहरण हो, अपवाद के लिए भी उदाहरण हो जी। तो कब हुआ है कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सरसंघचालक और सरकारें आ जाएं और बैठक करने लगे? बीजेपी जब जरूरत समझती है ऐसा कोई परिवर्तन करने की और संघ से सलाह की जरूरत समझती है तो करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सरसंघचालक खुद कह चुके हैं जी। तो ये जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो
जो है ऐसे मौके में अवसर तलाश रहे हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कि इससे जो है अगर ये कैंपेन उठ जाए, शायद कोई असर पड़ जाए, तो ये वो एक तरह से पानी पर लाठी मार रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से आपने बताया और कुछ और बड़े अहम बिंदुओं में यह भी दर्शकों को बता दूं कि बैठक का एजेंडा जाहिर सी बात है पहले से तय है। मैंने कहा कि ऐसी बैठकें लगातार होती रहती हैं, आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर भी चर्चा हो जाती है, कई बार संगठन के विस्तार से जुड़े मामलों पर बातचीत होती है। किसी संगठन के अंदरूनी फैसले में दखल नहीं संघ देता है, हालांकि अपने आनुषंगिक संगठनों तक के अंदरूनी फैसलों में कोई दखल नहीं देता है। संघ मांगने पर सलाह देता है, संगठन खुद निर्णय लेते हैं। ये संघ और संघ के आनुषंगिक संगठनों के बीच में काम करने की नीति और रीति रही है। एक और आगे मैं बता दूं, और 5 से 6 जून का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसको समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करेंगे। राष्ट्रीय महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी। सेवा ही संगठन कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोरोना काल में कैसा काम कर रहा है। सब लोग अपना अपना फीडबैक देंगे और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। 2022 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए हर राज्य के हिसाब से रणनीति भी बनेगी इस बैठक में। लेकिन यहां जो सबसे रोचक बात है प्रदीप जी, जो मैंने शुरुआत में भी की थी, कि ये दो बैठकें दोनों अलग अलग, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं किसी एजेंडे का। ये महज एक संयोग है और इस संयोग पर ही जो अटकलबाजी का दौर है वो जारी है। और अगले 2 दिनों में प्रदीप जी और तेज होगा, क्योंकि मैंने जितना संघ को कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है, जाहिर सी बात है जब संघ का इतने तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग दिल्ली में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो कि कई संघ से ही बीजेपी में गए हैं, जब उनको पता लगेगा कि उनके वक्त का कोई विभाग प्रचारक, उनके वक्त का कोई प्रांत प्रचारक, उनके वक्त का कोई संगठन मंत्री दिल्ली में मौजूद है इस बैठक में, तो जाहिर सी बात है मिलने का समय भी मांगेंगे और अनौपचारिक बातचीत भी होगी। और इन्हीं मुलाकातों, इन्हीं बातचीतों के बाद फिर अटकलों का दौर 2 दिन जारी रहेगा। प्रदीप जी, आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल, पूरी तरह से रोहित जी। देखिए, ऐसा है कि संघ में इस तरह की अनौपचारिक बातचीत, मुलाकात, इसकी एक पूरी परंपरा और संस्कृति है। तो जो अगर आप किसी शहर में जाते हैं, आप देखिए संघ के ज्यादातर लोग, अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग, पदाधिकारी जो है, अगर किसी शहर में, किसी जिले में जाते हैं तो कोशिश होती है किसी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता के घर पर रुके जी। होटल में रुकना पसंद नहीं करते जी। तो वो उसका कारण ये होता है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क हो सके। संघ का जो आधार है वो व्यक्ति से संपर्क और व्यक्ति से बातचीत, संवाद और उसको अपनी बात, अपनी विचारधारा समझाने से ही हुआ है। तो ये जो लोग समझते हैं कि संघ की जहां बैठक हो रही है, संघ के पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी में क्या करना है, कौन किसको मंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये किसको पार्टी अध्यक्ष बनाना है, यही तय करना रह गया। उनको संघ की कार्यशैली के बारे में पता नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि संघ इस तरह से काम करता ही नहीं है। तो बीजेपी में जो कुछ भी होना है वो बीजेपी ही तय करेगी। उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं। ये लोग तय करेंगे बीजेपी के बारे में। उसके बारे में संघ कोई फैसला नहीं करने जा रहा है। और संघ की भूमिका सिर्फ इतनी होती है जो आपने बात कही कि जब भी कोई सलाह बीजेपी से मांगे तो वो देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो ये नहीं कहते, उन्होंने किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा कि चुनाव के बाद कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए या इनको मत बनाइए। तो अब वो क्यों कहेंगे? लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का एजेंडा चला रहे हैं जी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये हमला योगी आदित्यनाथ पर नहीं है जी। ये हमला भारत की पूरी संस्कृति पर आप समझिए। इस योगी आदित्यनाथ के बहाने इनकी नजर 2024 पर है कि किस तरह से केंद्र से मोदी सरकार को अपदस्थ किया जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर प्रदीप जी यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्यों बार बार योगी आदित्यनाथ का ही नाम क्यों आता है? बार बार योगी आदित्यनाथ, मोदी, नरेंद्र मोदी और योगी,
इन्हीं दो नामों को लेकर ऐसी चर्चा, ऐसा विमर्श खड़ा करने की जरूरत क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या सियासत आप देखते हैं? इसलिए कि ये दोनों नेता और उनके साथ बाकी पार्टी के नेता जो है भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो भाजपा के विरोधी है, संघ के विरोधी हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कितने ऐसे नेता हैं बीजेपी में भी, बाहर तो छोड़ दीजिए, जो ये कह सके कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए ईद नहीं मनाता। ये बोलने का साहस कितने लोगों में है जी। तो वो उनकी जो विचारधारा यहाँ अंदर है वही बाहर है। वो ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर सुनाने के लिए लोगों को कुछ और बोलते हैं। तो उनकी विचारधारा पर कोई शक नहीं है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं है, उनके साथ भाई भतीजावाद का कोई मुद्दा न जुड़ा है न जुड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इनको हटाने की कोशिश करो। वो कामयाब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये तय करना है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा, वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का क्या महत्व है। जब उनको बनाया गया था तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए और बात तो चुभे की जा रही है। और बात बसपा की। बसपा ने कल अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया। दोनों पार्टी के कद्दावर नेता में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें अचानक दल से बाहर कर दिया गया। लालजी वर्मा पार्टी के विधानमंडल दल के नेता थे, तो रामअचल राजभर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उन्हें सफाई तक का मौका नहीं दिया गया। एबीपी गंगा ने आपको कल बताया था कि किस तरह से इस फैसले से ये दोनों नेता हैरान हैं। हमने 24 घंटे तक दोनों नेताओं से बात करने की कोशिश की। आखिरकार कैमरे पर लालजी वर्मा इस बार बात करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सबसे पहले साफ कर दिया, एक बार उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि सियासत है, और कहा कि सपा में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर सफाई देना चाहते हैं। हालांकि सियासत है, सियासत में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। अब वो उनके आज की बात कहने के क्या मायने हैं, इससे पहले के क्या मायने थे, यह भी समझना जरूरी है। लेकिन लालजी वर्मा एबीपी गंगा से बात करते हुए भावुक भी आज दिखे। वर्मा ने मायावती के इस फैसले पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जो कार्रवाई हुई है उसमें तो हमारी पार्टी के नेता हैं और बहन जी का निर्णय है। कुछ लोगों ने कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने का प्रयास किया और जो दोष मेरा नहीं है उस तरह का दोष लगा के पार्टी से निष्कासित कराने का कार्य किया है। जिला पंचायत का चुनाव के समय मैं स्वयं बीमार था और 17 अप्रैल से लेकर और मैं 12 मई तक पूरी तरह से अस्वस्थ था, जिसमें 14 दिन SGPGI में भी रहा। उसके बाद भी मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि जिला पंचायत चुनाव में दल विरोधी कार्य किया पूरी तरह असत्य है। आदरणीय बहन जी ने मेरा हालचाल भी 3 बार लिया था, जिसमें एक 24 अप्रैल को, दूसरी बार करीब 4-5 मई को और तीसरी बार 16-17 मई को। और उन्होंने मुझे स्वयं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का कहा था और ऐसी स्थिति में वही आरोप लगाकर निकाला जाना निश्चित रूप से पार्टी के ज़िले के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो अंबेडकर नगर में जिन्होंने पूरा टिकट वितरण किया था, उन्होंने गलत फीडिंग किया, जिसके बारे में मैं माननीय बहन जी से प्रयास में हूं कि उन तक सही तथ्य पहुंचे। तो आपने लालजी वर्मा को सुना, भावुक भी दिखे कि ये, लेकिन ये उनके साथ हो चुका है। बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सवाल कल भी हमने उठाया था कि अगला कदम, क्योंकि बीएसपी ने कहा था पार्टी विरोधी गतिविधियां, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए जो चिट्ठी में लिखा था बीएसपी ने, वो बात हमने कल भी बताई थी। और सियासत संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं उनके सामने है।
बीजेपी भी संभावना हो सकती है, सपा भी संभावना हो सकती है, या हो सकता है बीएसपी में उनकी दोबारा बात बन जाए, ये उन पर निर्भर करता है। बहरहाल हम आपको ये बता देते हैं कि सवाल यह है कि खामोशी का, अमूमन बहन जी कई बार अपनी खामोशी तोड़ती हैं, भले 1-2 मिनट के लिए सामने आती है, इस बार वो भी नहीं आई। लालजी वर्मा राम अचल राजभर को निकालने पर वो चुप रही। हालांकि होता यही है, पहले चिट्ठी आती है और अगले दिन 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो एक तरफा अपनी बात कहती है। बसपा की राज्य इकाई की तरफ से हर बार की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि बसपा की राज्य इकाई कभी कोई बयान जारी नहीं करती है, और सपा की सेंधमारी की चर्चाओं पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बात को भी गौर कीजिएगा कि सपा सेंधमारी बसपा में कर रही है, ये बात हमने कल दिखाई थी, एक बड़े नेताओं की फहरिस्त दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से इस बार भी कोशिश हो रही है, लेकिन उस पर भी कोई डिनायल नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी बहन जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो अब ये बातें कई कुछ बातें कहती है लालजी वर्मा, राम अचल राजभर नहीं खोल रहे अपने पत्ते कि अब वो आगे क्या करेंगे। फैसले के बाद मायावती के खिलाफ अब तक एक शब्द ये भी नहीं उन्होंने कहा, यानी क्या सवाल ये है कि क्या हर दरवाजा खुला रखा है? सपा, भाजपा या कोई और दल अब कहां जाएंगे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि दोनों बड़े सियासी दिग्गज हैं अपने अपने इलाके के, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के। राम अचल राजभर ने भी चुप्पी साधी है, बयान देने तक से परहेज है। सपा भाजपा के खेमे में हलचल तेज है, कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। दोनों पार्टियां चुप तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इन दोनों के बाहर दिखाने के बाद हलचल कहीं ना कहीं तेज है। तो ये सियासत है, और सियासत की एक चुभने वाली बातें कल बहन जी ने जो बात कही, वो दोनों नेताओं को आज वो कह रहे हैं कि हमें बहुत चुभी है, लेकिन कुछ लोग इससे खुश भी हैं। खुश होने वाले कौन लोग हैं, क्या है, ये हम जानेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, इस खबर से आगे बढ़ते हैं, और अब बात एक और चुभने वाली खबर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर विवादित हालात के चलते सुर्खियों में। अलीगढ़ में लोगों ने घर के बाहर ऐसे शब्द लिख दिए जो लोगों को चुभ रहे हैं। पिछले करीब 10 दिनों से नूरपुर गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब घूम रही हैं, लेकिन आखिर इस विवाद के पीछे का पूरा सच क्या है? ये चुनावी मौसम में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश हो रही है, या फिर सच वही है जो गांव के वो लोग कह रहे हैं जो खुद को पीड़ित समझते हैं? अलीगढ़ से आ रही इस चुभने वाली खबर से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में हिंदुओं को डर लगता है। वहाँ बाराती जब पट रहे थे, उन बारातियों की भी यही आहत थी, कह रहे है कोई हिंदू जाए जो हमको बचा सके। यहाँ नूरपुर में नफरत का जहर क्यों घुल रहा है? सन 2006 से हम पर बीत रही है, हम बहुत अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा। टप्पल में टेंशन की असली वजह क्या है? नहीं, पहले तो चढ़ती थी, अभी ज्यादा परेशान करते हैं। जब भी बारात रोड पे आती है, जब भी बंद कर देते हैं, और इसी वजह से बंद करने के बाद लट लगा के ले आते हैं। पश्चिमी यूपी में माहौल कौन खराब कर रहा है? ये कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस आग में घी डालकर रोटियां सेकना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है, फिर वही तनाव है। वो डीजे इतने तगड़ों को मस्जिदें भी हला दे रहे और यहाँ पर कूद रहे। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ये गलियां शांत हैं, लेकिन दीवारों पर लिखी ये इबारत बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ लिखा है मकान बिकाऊ है, और इसके साथ ही मकान मालिक का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। टप्पल कस्बे का ये गांव पिछले 10 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन अब सुर्खियां सियासी रूप ले रही हैं। इसकी वजह है इलाके के नेताओं के वो कट्टर बयान जो पश्चिमी यूपी में एक बार फिर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे।
अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को। ये सब जो है, आप असल में मसला ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। नूरपुर गांव की आबादी करीब 4000 है, जिसमें करीब 125 घर हिंदू समुदाय के हैं और 600 से ज्यादा मुसलमानों के घर हैं। अब आपको बताते हैं कि टप्पल में टेंशन की वजह क्या है। 26 मई की दोपहर एक बारात निकल रही थी। एक पक्ष का दावा बारात में जा रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोपी पक्ष का दावा अजान के वक्त डीजे बजाने पर झगड़ा हुआ। आरोपी पक्ष ने कहा अजान के वक्त डीजे नहीं कर रहे थे बंद। बवाल के बाद एक पक्ष ने घर बेचने का पोस्टर लगाया। देखिए जी, झगड़े पतारू इनकी आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम लोग छोटे होने के कारण अपने दबाव में, जैसे भी हम जी तो रहे थे पहले से, फरमान अपने जारी कर दिए हैं कि यहाँ से मस्जिद के सामने से कोई भी डीजे या बैंड या हम आपकी बारात को नहीं निकलने देंगे। पूरी घटना के बाद इसे सियासी रंग देने की कोशिश हुई। AIMIM के स्थानीय नेता नाजिम अली ने आग में घी डाला। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को। ये सब जो है, आप असल में मसला ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। फिलहाल भड़काऊ बयानबाजी करने वाले AIMIM के इस नेता पर अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सियासी दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। तनाव के बीच स्थानीय सांसद सतीश गौतम नूरपुर गांव पहुंचे तो उनके सुर भी गर्माहट भरे थे। लड़के हैं जो उत्पाती हैं, उन्हें ऐसी सबक सिखाई जाएगी। कल मेरी किसी बहन बेटी की जो बच्चा बारात चढ़े, बैंड बंद करने की बात छोड़ो, उसकी तरफ देख नहीं पाए। जब मामला तनाव खत्म करने का हो, जब मामला बातचीत से विवाद हल करने का हो, तो पहले अपनी शर्तें आगे कर बात नहीं बन सकती। नूरपुर का ये विवाद यहीं खत्म होना चाहिए, बात आगे न बढ़े, यही आम लोग चाहते हैं। ABP गंगा के लिए अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यह है कि अलीगढ़ के जिस नूरपुर गांव की एक घटना है, वहां की स्थितियां हमने आपको दिखाई, और इस स्थितियां कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या सोच समझी कोई साजिश थी या परिस्थिति जन्य घटना थी? लेकिन जितनी बड़ी ये घटना हो गई, उससे कई सवाल खड़े होना लाजमी है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मृगांका सिंह भी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। सबसे पहले मैं मृगांका आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मसला, और ये इस तरह की स्थिति पहले भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में देखी गई, और आपके पिताजी ने भी ये मसला उठाया, इस मुद्दे को उठाया था। क्या लगता है आपको कि जो ये कुछ हो रहा है, कि आप इसे सोची समझी साजिश मान रहे हैं, या आपको लगता है कि अचानक ऐसी परिस्थितियां बनी? कि इस प्रकार का घटनाक्रम पहले भी रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कैराना है, मेरठ है, या इस प्रकार के पूरे पश्चिम में ही एक प्रकार का भय का माहौल बना रहा है पिछले वर्षों में। जी बिल्कुल। तो आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में है, तो इस पे नियंत्रण स्थापित अवश्य हुआ है। जी ठीक है, हम एक तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद मैं प्रदीप जी से एक रिएक्शन लूंगा। मृगांका, आपके पास भी हम लौटते हैं। हमने कहा कि अगर पिछले 3 दिनों की घटना की अगर बात की जाए, पहले ST हसन साहब का एक बयान आता है। उस बयान में वो कहते हैं कि साहब ये जो कुछ हो रहा है, जलजला आ रहा है, आसमानी आफतें आ रही हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये इस वजह से 7 साल से इनकी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने कहा। उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क साहब का एक बयान सामने आता है कल, हालांकि बाद में वो बयान से पलट भी गए। उन्होंने भी एक अजीब तरह का विवादित बयान दिया। उसके बाद लगातार ये घटना 3 दिन से चली आ रही है। प्रदीप जी, क्या इसे अगर उत्तर प्रदेश, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ा जाए, और अलीगढ़ की जो ताजा घटना है, इसमें MIM का एक कार्यकर्ता, हालांकि उस पर FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार भी कर लिया गया।
एमआईएम भी अपनी राजनीति चमकाने आ गई। तो ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, ताकि उनको लपक लिया जाए। किस तरह से देखते हैं आप प्रदीप जी? नहीं रोज जी, मेरे लिए घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है कि ये एक वर्ग में अगर हमारी संख्या जहां ज्यादा होगी वहां देश का कानून संविधान नहीं चलेगा, हमारी मर्जी चलेगी जी। ठीक ऐसा ही मामला तमिलनाडु के एक गांव में हुआ। उनकी परंपरागत पूजा जो साल में 3 दिन होती थी और 3 मंदिरों से होती थी, उसका जुलूस निकलता था पूरे शहर में। उस पर ऐतराज किया मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय ने, और ये कहा कि हमारी यहाँ मेजॉरिटी है इसलिए ये नहीं निकल सकता और हमारी मस्जिद या हमारे धर्म स्थल के सामने से तो बिल्कुल नहीं निकल सकता। ये मामला अदालत से होते होते मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये बात, हमने ये दलील मान ली तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी, देश में शहर शहर में दंगे होंगे। उन्होंने कहा जरा आप कल्पना कीजिए जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर वो उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। तो अदालत ने कहा, जो फैसला दिया उसमें कहा कि ये 3 दिन का जो धार्मिक समारोह है वो न केवल होगा बल्कि वो शहर, उस गांव के, उस कस्बे के हर गली और हर मोहल्ले से, हर सड़क से गुजरेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के सामने से निकलेगा तब भी नहीं। पुलिस का रोल सिर्फ इतना होगा कि वो सुनिश्चित करे कि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। मुझे लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है वो नजीर बनना चाहिए जी। राज्य सरकारों को, प्रशासन को उसी के आधार पर काम करना चाहिए और इस घटना की अच्छा हो कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और इस पर कोई फैसला सुनाए। जी बिल्कुल प्रदीप जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी अलीगढ़ के सपा के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीरुल्लाह साहब, क्या कहना आपका? जो कुछ टप्पल के जिस नूरपुर गांव की हम घटना की बात कर रहे हैं, आप उस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से किसी तरीके से, ताकि कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश है? क्या माना जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये घटना जो है, ये घटना कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ सब भाईचारे की तरह रहती हैं। अलीगढ़ के अंदर एक कांड हुआ था शराब का, शराब का कांड हुआ है जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, शराब का कांड हुआ था। शराब के कांड में करीब 150-200 लोग मर गए जी। और भाजपा की इसमें बहुत किरकिरी हो रही थी जी। शासन, प्रशासन और एमएलए, एमपी सबकी जी। ये 3 दिन से चल रहा था, बॉडी में बॉडी निकले चली आ रही थी। ये सब उसको छुपाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये नूरपुर का कांड जानबूझ के कराया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ भाईचारे के से लोग पहले भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं और कल भी रहेंगे। वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। भाजपा ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान कराओ और राज करो और अपनी सरकार बनाओ, लोग मरते हो मर जाएं। तो ठीक है जमीरुल्लाह साहब, आपसे एक सवाल मैं करूंगा, आपसे एक और सवाल करूंगा, रुकिए, आपकी बात सुनिए। मैं मृगांका साहब के सवाल का जवाब ले। तो मृगांका, क्या कहना है आपका? इनका कहना है कि अलीगढ़ के शराब कांड से ध्यान हट जाए, इसलिए आप लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया। इनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये सरासर गलत है जी। और पूर्व में भी इन्होंने भी देखा होगा, लगभग 2015 में, 16 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कितना गंभीर मुद्दा था और वहाँ पर अनेकों लोग अपने मकान छोड़कर जा रहे थे दूसरे शहरों की ओर। ये इनके सामने पहले भी एक उदाहरण रहा है जी। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, कैराना में जी। क्योंकि वो भय के वातावरण से मुक्ति चाहते थे जी। ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि 3 दिन से वेस्टर्न यूपी में क्या कुछ हो रहा है वो देखने वाली बात है। पश्चिमी यूपी में पिछले 3 दिनों से सियासी हलचल है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों ने अटपटे बयान दिए थे, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। सपा के दोनों सांसदों के बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए।
तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। जो आफात हैं जो आसमानी जो अल्लाह की तरफ से आती है, कहीं तूफान आता है कि ये तो हमेशा आते रहे हैं और ये आते रहेंगे। तो इसमें हमारी अगर गलती ज़्यादा हो गई, हमसे खताएं ज़्यादा हो गई, तो हमें उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन तो बिल्कुल ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से अलीगढ़ के नूरपुर गांव में क्या स्थितियां पैदा हो गई, किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए। इससे पहले कि हम फाइनल कमेंट के लिए अपने तमाम मेहमानों के पास चले, मैं आपको बता दूं कि AIMIM के नेता नाजिम अली ने अलीगढ़ के नूरपुर में क्या विवादित बयान दिया है, जिस पर माहौल गर्मा गया है, ये भी आप सुन लीजिए। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। आप असल में मसला ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ज़मीरुल्लाह साहब, क्या कहना आखिर में, ये सोच कौन सी है कि बिना परमिशन के आप बारात कैसे लेकर आएंगे? किसकी परमिशन चाहिए? ये देश संविधान से चलेगा। बारात भी चलेगी और नमाज भी होगी और भाईचारा कायम भी होगा, शादी भी होगी। मुझे एक मिनट दीजिए, काटी रमन, मेरी बात सुन लीजिए खाली। देखिए, वहाँ पर सिर्फ इतना लिखाया गया है कि हम अपना मकान बेच रहे हैं, तो समझ लीजिएगा ये भी खाली ये सोची समझी साजिश है। इनमें अपनी बहन भाजपा के नेता बैठी हुई हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अलीगढ़ के MP को 130-135 लोग मर गए अलीगढ़ में शराब पी के, और उसमें कम से कम 50% दलित हैं। क्या उनके घर पे जाने का टाइम नहीं मिला? यहाँ चले गए नूरपुर में, क्योंकि नूरपुर में 2 भाई लड़ रहे हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, इनसे इनका फायदा हो रहा है। अरे भाई, वहाँ तो खाली मकान खाली करने की बात चल रही है। यहाँ तो लोग यतीम हो गए, बहनें विधवा हो गई, माँ विधवा हो गई, बेटी। ठीक है ज़मीरुल्लाह साहब, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल, हाँ, आप उठा सकते हैं, आपको उठाना चाहिए, ये सवाल भी उठाना चाहिए। बिल्कुल आप अलीगढ़ के सांसद से सवाल पूछ सकते हैं। वक्त कम है। मैं मृगांका के पास हूँ। मृगांका, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना है आपका? देखिए, सौहार्द बनाए रखना चाहिए समाज में, तभी एक सही परंपरा आगे के लिए बनेगी। और शराब कांड में जो लोग पीड़ित हैं, उनके प्रति भी इस घटना को लेकर एक बहुत ही हृदय विदारक एक दृश्य है और पीड़ितों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता है। बिल्कुल संवेदनशीलता है और दिखाने की जरूरत भी है। मृगांका, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को बड़ी खबर कि AIMIM के नेता नाजिम अली पर कार्रवाई हो गई है। वो उत्तर प्रदेश के यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है पद से AIMIM ने, लेकिन बयान तो दे दिया और बयान भी AIMIM वाला। प्रदीप जी, क्या कहना है आखिर में आपका? कार्रवाई तो AIMIM ने कर दी, लेकिन जो काम करना था वो भी कर दिया। नहीं, मेरा सवाल तो जमीरुल्लाह साहब से है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने शराब कांड से ध्यान भटकाने के लिए ये किया है। मान लेते हैं उनकी बात हम सही है, लेकिन अगर बीजेपी ये कर रही थी तो मुसलमान कैसे उनकी बात में आ गए कि एक दलित परिवार की बारात नहीं निकलेगी, उसको रोकने के लिए आ जाएंगे? ये मुसलमानों ने बीजेपी की बात क्यों मान ली? मेरे भाई आप बताइए, जो नेता, जो पार्टियां दलित मुस्लिम एकता की बात करती हैं, समीकरण की बात करती हैं, उनका दलितों के बारे में ये रवैया है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। बारात अगर मस्जिद के सामने से निकलेगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? गलत, बिल्कुल गलत है। हमारी बहन बिल्कुल प्रदीप जी, ये प्रवृत्ति पर सवाल उठा रहे हैं प्रदीप जी कि ये जो एक सोच है, ये सोच विघटनकारी है।
इस सोच को तोड़ना जरूरी है। जमीरुल्लाह साहब, आपकी पार्टी जिस भाईचारे की बात करती है उसको कायम रखिए, उसको कायम करिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है, उन नारों को हकीकत में बदलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मृगांक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।